नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो समास है। आज हम समझेंगे समास। तो चलिए देखते हैं समास क्या होता है और समास के भेद को कैसे समझेंगे और हम समास को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम समास देखते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षेप होता है। ठीक, संक्षेप का मतलब होता है छोटा कर देना, छोटा करना, अर्थात शब्दों का संक्षिप्त कर देना। शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, 9 रत्नों का समूह। 9 रत्नों का समूह। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द और चार शब्द, टोटल हमारे 4 शब्द हैं और इसको हमने लिख दिया 9 रत्न। क्या लिख दिया? 9 रत्न। अब 9 रत्न लिखने से हमारा ये जो शब्द है वो क्या हुआ? संक्षिप्त हो गया, छोटा हो गया। छोटा हो गया तो यही हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो अब परिभाषा क्या हुई? शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि समास में कितने पद होते हैं। तो समास में 2 पद होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। समास में 2 पद होते हैं। कोई भी समास हो, सभी समास में 2 पद होते हैं। ठीक, अब 2 पद होते हैं तो पहला पद कहलाता है हमारा पूर्व पद। पहला पद क्या कहलाता है? पूर्व पद। और दूसरा पद कहलाता है उत्तर पद। ठीक, समास में 2 पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं रसोई घर। रसोई घर। ओके, हमने एक शब्द लिया रसोई घर, तो इसका विग्रह हमने किया अगर, तो हमें मिला रसोई के लिए घर। ठीक, ये हमने विग्रह किया। अब पूर्व पद और उत्तर पद कैसे छाटेंगे? पूर्व मतलब होता है पहले। तो देखिए, रसोई आपका पहले आया और घर आपका बाद में आया। रसोई आपका पहले आया और घर आपका बाद में आया, इसलिए रसोई आपका पूर्व पद कहलाएगा और घर आपका उत्तर पद कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं राजा या राजपुत्र। राजपुत्र तो राजा का पुत्र, तो राजा आपका पूर्व राज और उत्तर पद पुत्र। तो इस तरह से हम समस्त समास में 2 पद पाते हैं, एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे समास के भेद। समास के भेद। समास के भेद। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पहला तत्व अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और चौथा होता है द्विगु समास। द्विगु समास। और 5वां होता है हमारा द्वंद्व समास। 5वां हमारा होता है द्वंद्व समास। ठीक, और 6वां जो समास होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक,
एक 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब हम इसको एक एक करके सभी समास को बड़ी आसानी से समझेंगे, जिससे आप परीक्षा में समझ जाए कि कहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है और कहाँ पर तत्पुरुष होगा, कहाँ पर कर्मधारय होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अव्ययी भाव समास को। सबसे पहले हम समझते हैं अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास क्या होता है इसको देखते हैं। आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, सभी समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। सभी समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। इसका मतलब अव्ययी भाव समास में भी 2 पद होगा। अब कुछ व्यवहारिक रूप से समझेंगे। अव्यय, जैसा कि ये शब्द बना है आ और व्यय से, आ और व्यय से। आ मतलब होता है नहीं, व्यय मतलब होता है खर्च होना। ठीक, व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा अव्यय, आ मतलब नहीं और व्यय मतलब होता है खर्च होना। अर्थात अब बात आई समझ में कि जो खर्च ना हो, तो यहाँ पर हम खर्च से आशय लगाएंगे जो परिवर्तित ना हो। अर्थात ऐसे समास जो वाक्य में किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं होते हैं वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। दूसरी चीज, अब ध्यान दो, अब इसको अगर हम व्याकरण दृष्टिकोण से समझें तो इसमें 2 पद होगा। पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक, और उत्तर पद जो होता है वो मुख्य होता है, और पूर्व पद अव्यय लगने के बाद पूरे पद को अव्यय बना देता है। पूरे पद को क्या बना देता है? अव्यय बना देता है। और दूसरी चीज समझने का दूसरा क्या तरीका है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास जो होता है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। अव्ययी भाव समास हमेशा क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक, ये आपके लिए बहुत विशेष चीज है। क्या समझना है कि अव्ययी भाव समास क्रिया विशेषण का कार्य करता है। चलिए कुछ अव्ययी भाव समास को देखते हैं। जैसे हमने लिखा भर पेट, हमने लिखा भर पेट। अब यहाँ पर भर आपका अव्यय पद है और पेट आपका संज्ञा पद है। अब दोनों मिलकर पूरे पद अव्यय हो गए, दोनों मिलकर पूरे पद अव्यय हो गए। अब देखिए ये भरपेट आपका क्या करता है? जैसे हमने लिखा सीता भर पेट खाती है, सीता भर पेट खाती है। अब यहाँ पर लिंग हमारा है स्त्रीलिंग, खाना क्रिया है, भर पेट आपका क्रिया विशेषण है। ठीक, अब देखो अभी हमने कहा था कि अव्ययी भाव समास जो होता है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है, और अव्ययी भाव समास जो होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा लिंग वचन कारक किसी भी अनुसार। ठीक, जैसे अब यहाँ हमने बदलना चाहा, यहाँ लिख दिया राम। अब आगे देखते हैं भर पेट खाता है, राम भर पेट खाता है, वह भर पेट खाते हैं। भर पेट हमारा किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए भर पेट जब परिवर्तित नहीं हो रहा है तो एक क्रिया विशेषण है, और जब क्रिया विशेषण है तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी अर्थात जिसका परिवर्तन ना हो, अर्थात जो क्रिया विशेषण का कार्य करता हो वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, दूसरी चीज, जब शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो जाए, जैसे हम कहते हैं घर घर, घर घर, अगर शब्द 2 बार योजक के माध्यम से आ गया तो भी वहां अव्ययी भाव समास होगा। घर घर हो गया। और जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा दिन दिन, दिन दिन, अब यहाँ एक शब्द 2 बार आ गया योजक के माध्यम से, यहाँ भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, यहाँ भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो अव्ययी भाव समास क्या है?
दो तीन चीज आप याद रखिएगा। वाक्य में कभी भी ये परिवर्तित नहीं होगा। अगर जैसे भरपेट आ गया या दिन दिन आ गया, ठीक, या प्रतिदिन आ गया, प्रतिदिन मान लीजिए आ गया, प्रतिदिन कौन सा समास है। अब इसको एक वाक्य में रख लीजिए आप कि राम प्रतिदिन प्रतिदिन दौड़ता है। एक वाक्य में अपने मन से बना के रख लीजिए, राम प्रतिदिन दौड़ता है। लिंग बदल दो, सीता प्रतिदिन। अब लिंग बदल गया तो प्रतिदिन थोड़ी बदल रहा है, प्रतिदिन दौड़ती है। देखिए क्रिया बदल गई, लिंग परिवर्तित हो गया क्रिया की, लेकिन प्रतिदिन का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वचन परिवर्तित कर दो, वह प्रतिदिन दौड़ते हैं, लेकिन प्रतिदिन बदला नहीं बदला। इसलिए ये प्रतिदिन कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। और दूसरी चीज हमें क्या ध्यान देना है, अव्ययी भाव समास हमेशा क्रिया विशेषण का कार्य करता है, हमेशा हमेशा क्रिया विशेषण का कार्य करता है। चलिए, ये हो गया अव्ययी भाव समास। तो अब दूसरा समास हम समझेंगे, तत्पुरुष समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक। अब तत्पुरुष समास समझेंगे कैसे। तत्पुरुष समास में भी आपके दो पद होंगे। तत्पुरुष समास में भी आपके कितने पद होंगे, दो पद होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दो पद होंगे, इसका होगा पूर्व पद और होगा उत्तर पद, ठीक, उत्तर पद। तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक, प्रधान होता है, ठीक। अब समझने की बात है, समझने में हम ध्यान से समझिएगा तत्पुरुष समास कैसे हम उसको तत्पुरुष समास को ढूंढ लेंगे या तत्पुरुष समास समझ जाएंगे। तो तत्पुरुष समास हमारा दो पद होंगे और उत्तर पद प्रधान होगा। और दूसरी चीज समझने की, जब भी तत्पुरुष समास हम करते हैं तो कारक विभक्ति का लोप होता है। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति का क्या होता है, लोप हो जाता है। जैसे अभी हमने कहा एक और धन से हीन, अब इसका समास बनाएंगे तो हो जाएगा धनहीन, धनहीन। तो अब ये जो से आया, से क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है। ये क्या है, विभक्त चिन्ह है, विभक्त चिन्ह है, ठीक। तो तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करते हैं तो हमें विभक्तियां या विभक्ति चिन्ह मिलते हैं। जैसे उदाहरण, कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक, संबंध काकी के रारी रे, ठीक, अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे भो अरे, ठीक। ये हमारी कारक विभक्तियां हैं। तो तत्पुरुष समास हमें जब ढूंढना हो तो उसका हम विग्रह करते हैं, और विग्रह करने पर अगर एक कारक विभक्तियां हमें मिलती हैं तो हमें आसानी से समझ लेना चाहिए तत्पुरुष समास है। जैसे अभी हम एक बता रहे हैं, धनहीन, धनहीन, इसका विग्रह करेंगे तो धन से हीन, धन से हीन। तो से क्या है, से हमारा कारक विभक्ति है, और जब कारक विभक्ति हमें मिल जाए तो क्या होता है, तो तत्पुरुष समास होता है, ठीक, तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष के जो भेद होते हैं उसको देख लेते हैं। तो तत्पुरुष के जो भेद हैं वो है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, और संबंध तत्पुरुष, और इसके बाद जो है वो है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक। तो
6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। वही जो कारक हमने अभी बताया। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए यश प्राप्त, यश प्राप्त। अब विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। कर्ण तत्पुरुष में करेंगे शोकाकुल, शोकाकुल। अब हो गया इसका विग्रह शोक से आकुल, शोक से आकुल। इसके बाद संप्रदान देखेंगे तो संप्रदान में देश भक्ति। अब इसका विग्रह हो गया देश के लिए भक्ति। ठीक, इसके बाद अपादान देखेंगे तो अपादान में जन्मांधी। ठीक, हो गया जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। संबंध देखेंगे सेनापति, सेना का पति। ठीक, अधिकरण देखेंगे आप बीती, तो आप पर बीती। ठीक, इस तरह से तो तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास करते समय हम कारक विभक्ति का लोप कर देते हैं, और जब हमें कोई भी समास में विग्रह करते हैं, कारक मिल जाता है, कारक विभक्तियां मिलती हैं, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक, जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में हम देखते हैं यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को क्या है? कारक विभक्ति है। शोकाकुल, शोक से आकुल, से क्या है? कारक विभक्ति है। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए क्या है? आपका कारक विभक्ति है। जन्मांधी, जन्म से अंधा, ये क्या है? कारक विभक्ति है। सेना का पति का आपका संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण पर कारक विभक्ति है। तो कहने का अर्थ है जहां पर हम कारक विभक्ति पाते हैं वहां पर आपका तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष के बाद अब अगला समास हम पढ़ते हैं। अगला समास हम पढ़ते हैं, पहला अगला समास जो है वो हमारा है कर्मधारय समास। अगला समास क्या है? कर्मधारय समास। ठीक, अगला समास है कर्मधारय समास। ठीक, अब कर्मधारय समास में भी आपके कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। पहला पूर्व पद होगा, पहला पूर्व पद होगा और दूसरा आपका उत्तर पद होगा। अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, उत्तर पद मतलब बाद में। तो कर्मधारय समास में जो आपका एक पद आपका विशेषण होगा और एक पद विशेष होगा, एक पद विशेषण होगा और एक पद विशेष होगा। पूर्व पद और उत्तर पद, विशेषण और विशेष इसमें मिलेंगे। विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष। तो एक पद विशेषण और एक पद विशेष हो गया। जैसे नीला गाय। ठीक, नीला आपका विशेषण है और गाय आपका विशेष है। ठीक, तो एक पद विशेषण जहां मिले और एक पद विशेष मिले तो वहां पर आपका क्या होगा? कर्मधारय समास। जैसे नीलांबर, नीलांबर, तो नीला अंबर, अंबर की विशेषता क्या है? नीला, तो नीला आपका क्या है? विशेषण है और अंबर क्या है? आपका विशेष है। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला आपका विशेषण है और घोड़ा आपका विशेष है। तो कहने का मतलब कर्मधारय समास में एक पद विशेषण आपको मिलेगा और एक पद विशेष मिलेगा, तो वहाँ आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक, तो कर्मधारय समास यहाँ पर हम समझ गए। इसके बाद आपका आता है द्विगु समास। इसके बाद आपका क्या आता है? द्विगु समास। ध्यान से समझिएगा। द्विगु समास,
द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास में भी आपके दो पद होंगे, द्विगु समास में भी आपके दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसका एक संख्यावाची होता है, एक संख्यावाची, संख्यावाची। ठीक, अब पूर्व पद आपका संख्यावाची होगा। ठीक, और कहने का मतलब है कि इसमें आपका संख्यावाची होंगे, एक पद आपके संख्यावाची होंगे, एक पद आपके क्या होंगे, संख्यावाची होंगे। संख्यावाची होंगे मतलब जैसे इसमें भी आपके दो पद होंगे, जैसे त्रिरत्न, त्रिरत्न, तीन रत्न, तीन क्या है, संज्ञा है, चौराहा, चौराहा, चार क्या है, संख्या है, पंचभुज, ठीक, पंचभुज, पांच क्या है, संख्या है, षष्ठभुज, षष्ठ क्या है, संख्या है, ठीक, दुपट्टा, दो क्या है, संख्या है। तो जहां पर संख्यावाची विशेषण दिखाई दे वहां पर आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास में आपको संख्या दिखाई देंगे। चलिए इसके बाद द्विगु के बाद द्वंद्व समास समझते हैं। द्विगु के बाद हम आपका द्वंद्व समास समझते हैं। तो द्वंद्व समास, ठीक, द्वंद्व समास क्या, द्वंद्व समास में भी आपके कितने पद होंगे, दो पद होंगे। कितने पद होंगे, दो पद होंगे, एक पूर्व पद होगा, दूसरा उत्तर पद होगा। अब चलिए इसमें क्या समझेंगे, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, जैसे हमने पढ़ा कि सभी में दो पद होते हैं, जैसे द्विगु में एक पद आपका संख्यावाची होगा, लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए भाई बहन, गुरु शिष्य, ठीक, गुरु शिष्य। और आपका इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई और बहन दोनों पद प्रधान है, गुरु और शिष्य दोनों पद प्रधान है। और दूसरी चीज इसको समझने के लिए जब इसका विग्रह करते हैं तो हमें और मिलता है, क्या मिलता है, और मिलता है। जैसे भाई बहन का हमने विग्रह किया तो भाई और बहन, गुरु शिष्य का गुरु और शिष्य, दिन रात का दिन और रात। तो और जहाँ पर मिल जाए विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर क्या मिले, और अगर शब्द मिल जाता है तो आपका द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे हमने कहा हाथ पैर, हाथ पैर, ठीक। अब यहाँ पर हमने विग्रह किया हाथ और पैर, हाथ और पैर, तो यहाँ पर और मिला तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ठीक, इसके बाद अगला जो समास है हमारा वो समास है बहुब्रीहि समास। अगला समास जो है हमारा वो है बहुब्रीहि समास। ठीक, बहुब्रीहि समास। ठीक, अगला समास है हमारा बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में भी दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। आपने शुरू में पढ़ा कि समस्त समास में दो पद होते हैं, उसी तरह बहुब्रीहि समास में भी दो पद होते हैं, लेकिन इनमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने कह दिया दशानन, दशानन। अब इसका हमने विग्रह किया, दस है आनन जिसके, दस है आनन जिसके, अर्थात रावण, रावण। ठीक, तो रावण
को दशानन कहा जाता है। तो 10 आनन पूर्व पद और उत्तर पद, लेकिन अब विग्रह किया 10 है आनंद जिसके, तो दशानन किसको कहते हैं? रावण को। यहाँ तो तीसरा पद प्रधान हो गया, तो इस कारण से यहाँ पर दशानन में बहुब्रीहि समास हो गया। अब इसी तरह हम कह दें लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, जब तीसरा पद प्रधान हो गया तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। हम इसी तरह से चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, ठीक, तो यहाँ तीसरा पद प्रधान हो जाएगा चक्रपाणि में, तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। इसी तरह बहुब्रीहि समास में हम और देख सकते हैं आपके गिरधर और गजानन। गिरधर, गिरधर, ठीक, तो गिर को धारण करने वाले, गिर को धारण करने वाले, तो अर्थात कृष्ण, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण जब हो गया तीसरा पद प्रधान तो बहुब्रीहि समास हो गया। तो कहने का मतलब बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। आज ये हमने समास को समझा, ठीक। अब इस समास को एक बार दो बार और आप देखिएगा, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।